आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ आखिरी चट्टान तक का अध्ययन करेंगे। यह पाठ प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक रोचक यात्रा के बारे में है। इसमें लेखक ने कन्याकुमारी की यात्रा के दौरान देखे गए प्राकृतिक दृश्यों, समुद्र, सूर्योदय, सूर्यास्त और अपने अनुभवों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो आइए पाठ को विस्तार से समझते हैं। यहाँ पाठ्यांश में लेखक मोहन राकेश के बारे में बताया गया है। उनका जन्म सन 1925 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाकार थे, यानी उन्होंने केवल एक ही प्रकार का साहित्य नाटक नहीं लिखा, बल्कि कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी, लेखन और यात्रा वृत्तांत जैसी कई विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी। यहाँ मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम भी बताए गए हैं। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, डायरी और यात्रा वृत्तांत जैसी विभिन्न साहित्य विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। उनके प्रमुख कृतियों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, इस तरीके के बहुत से लेख शामिल हैं। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन को बहुत सराहना मिली। इस नाटक के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ समय तक सारिका हिंदी पत्रिका के संपादक के रूप में भी काम किया। इस पाठ्यांश में मोहन राकेश के लेखन की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। उनकी रचनाओं में गहरे भाव, आधुनिक जीवन की समस्या और मानवीय संवेदनाएं बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देती है। उन्होंने लोगों के जीवन और भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। सन 1972 में केवल 48 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। पाठ का शीर्षक आखिरी चट्टान तक। कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, यानी कन्याकुमारी के बारे में, जो कि जिसे कहा जाता है सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। लिखा है, कैंप होटल के आगे बने बांध टैक के बाहरी तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याही चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। यानी लेखक कैंप होटल के पास समुद्र में उभरी हुई एक काली चट्टान पर खड़ा है। वहां से वह भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को काफी देर तक देखता रहता है। पीछे की ओर स्थित कन्याकुमारी मंदिर की लाल और सफेद धारियां चमक रही थी, जिससे दृश्य और भी सुंदर दिखाई दे रहा था। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई सव्य भी समाधिस्य सी लग रही थी। मतलब लेखक उस चट्टान को देखता है जहां अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। यह वही प्रसिद्ध चट्टान है जिस पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। चारों ओर से समुद्र की लहरें उससे टकरा रही थी, फिर भी वह चट्टान शांत और स्थिर दिखाई दे रही थी, मानो वह भी ध्यान में लीन हो। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आसपास की काली चट्टानों से टकरा रही थी। जब लहरें नुकीली चट्टानों से टकराती थी तो पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती थी और ऐसा लगता था जैसे पानी की जाली बन गई हो। यह दृश्य बहुत आकर्षक और जीवंत था। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था। शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति, तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। मतलब लेखक केवल दृश्य को देख नहीं रहा था, बल्कि उसे गहराई से महसूस भी कर रहा था। उसे समुद्र की अपार शक्ति और विशालता का अनुभव हो रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन हिंद महासागर का विस्तार उसे सबसे अधिक विशाल और गहरा महसूस हो रहा था। लगता था कि उस ओर दूसरी छोर है ही नहीं। तीनों ओर से क्षितिज को आंखों से समेटता मैं कुछ देर भूल रहा था कि मैं भी एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। मतलब
समुद्र इतना विशाल विशाल दिखाई दे रहा था कि लेखक को लग रहा था जैसे उसका कोई अंत ही नहीं है। इस अद्भुत दृश्य को देखते हुए वह कुछ समय के लिए सव्य को ही भूल गया। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि वह एक यात्री या दर्शक है, बल्कि वह पूरी तरह उस दृश्य में खो गया था। उस दृश्य के बीच मैं जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। यानी लेखक को ऐसा महसूस होने लगा कि वह केवल दृश्य को देख नहीं रहा, बल्कि सव्य भी उस दृश्य का एक भाग बन गया है। विशाल चट्टान और समुद्र के बीच वह अपने आप को एक छोटी सी चट्टान के समान महसूस कर रहा था। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास ही एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पे से होता हुआ किनारों तक पहुंच गया। मतलब कुछ देर बाद लेखक का ध्यान वापस वास्तविकता की ओर आया। उसने देखा कि जिस चट्टान पर वह खड़ा था वह बढ़ते हुए समुद्री पानी से काफ़ी घिर चुकी थी। यह देखकर उसका शरीर सिहर उठा। फिर उसने सामने वाले समुद्र को एक बार और देखा और सावधानी से एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान के सहारे किनारे तक पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिम तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यानी सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। लेखक ने सूर्यास्त को और अच्छी तरह देखने के लिए उसी दिशा में चलना शुरू किया। दूर समुद्र तट पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला दिखाई दे रहा था। लेखक ने सोचा कि उस ऊंचे टीले पर पहुंचकर सूर्यास्त का दृश्य देखना अधिक सुंदर रहेगा। यात्रियों ने की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। यानी लेखक ने देखा कि बहुत से यात्री भी उसी दिशा में जा रहे थे। कुछ समय बाद वे सभी उस टीले तक पहुंच गए। यह वही प्रसिद्ध सैंड हिल थी जिसके बारे में लेखक कन्याकुमारी पहुंचने के बाद से लगातार सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे। 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। मतलब सैंड हिल पर पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। वहाँ कई नवयुवतियाँ, कई नवयुवक और गांधी टोपी पहने कुछ व्यक्ति भी थे। लेखक को लगा कि वे भी सूर्यास्त के सुंदर दृश्य का आनंद लेने वहाँ आए थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय की काफ़ी पीला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के कर्मचारी वहां मौजूद लोगों को कॉफ़ी पिला रहे थे। लोगों की भीड़, उनकी गतिविधियां और वहां के वातावरण के कारण सैंड हिल का दृश्य बहुत जीवंत और आकर्षक दिखाई दे रहा था। आगे कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम के में भी लहरें पैदा कर रही थी। कुछ युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बूंदों की तरह, उनमें कुछ दूर तक एक रंगीन बिंदु। मैं ज़्यादा देर तक उसी जगह स्थिर नहीं रह सका। कहने का मतलब है सूर्यास्त देखने आए लोगों ने सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। समुद्र की हवा उनके रेशमी कपड़ों को हिला रही थी, जिससे वे भी लहरों की तरह दिखाई दे रहे थे। कुछ युवतियां थक कर एक ओर बैठ गई। लेखक को वे पूरे दृश्य में छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई दे रही थी। लेखक सव्य को भी उस दृश्य का एक छोटा सा रंगहीन बिंदु मानता है, लेकिन वह अधिक देर तक एक जगह नहीं बैठ सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुककर आगे तक टीले की तरफ चल दिया।
कहने का मतलब है कि सैंड हिल से बहुत दूर तक का दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अरब सागर की दिशा में एक और ऊंचा टीला था जिसके कारण पूरा दृश्य साफ नहीं दिख रहा था। लेखक चाहता था कि वह पूरे विस्तार के साथ सूर्यास्त देख सके, इसीलिए वह कुछ देर रुकने के बाद उस ऊंचे टीले की ओर चल पड़ा। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक और के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी पर मैं मन थकने को तैयार नहीं था। मतलब जब लेखक पहले टीले तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। वह लगातार आगे बढ़ता गया और कई टीलों को पार कर गया। उसकी टांगे थकने लगी, लेकिन सुंदर सूर्यास्त देखने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिम क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि लेखक हर नए टीले पर पहुंचकर सोचता था कि अब शायद बस एक आखिरी टीला बाकी है। उसे उम्मीद थी कि उस टीले पर पहुंचने के बाद पश्चिम दिशा का पूरा खुला दृश्य दिखाई देगा और वह सूर्यास्त का आनंद ले सकेगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। मतलब आखिरकार लेखक एक ऐसे टीले पर पहुंच गया जहां से पूरा खुला दृश्य दिखाई देने लगा। वहां दूर तक फैली हुई रेत एक लंबी ढलान थी जो ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो टीले से सीधे समुद्र की ओर जाने का एक रास्ता बन गया हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। उस अपने प्रियतम की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसा जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। मतलब उस समय सूर्य समुद्र के पानी के बहुत करीब पहुंच चुका था। लंबे प्रयास के बाद उचित स्थान तक पहुंचने में सफल होने पर लेखक बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह टीले पर बैठ गया और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया हो, जैसे उसने संसार की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार विजय प्राप्त कर ली हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियल के झरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा ने उनकी टहनियां ऊपर की ओर उठ रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चल गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान बेहाट लग रही थी। मतलब लेखक के पीछे की ओर दूर दूर तक नारियल के पेड़ के झुरमुट दिखाई दे रहे थे। तेज हवा चल रही थी जिससे उनकी टहनियां ऊपर की ओर हिल रही थी। पश्चिमी तट के किनारे सूखी पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला भी दिखाई दे रही थी, एक लंबी लाइन। सामने फैली हुई रेत के कारण यह पूरा क्षेत्र बहुत सूना, कठोर और वीरान लग रहा था। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करने उसे वहां अडेल गया हो। मतलब अब सूर्य समुद्र की सतह के बहुत करीब पहुंच चुका था। उसकी सुनहरी किरणें पीली रेत पर पड़ रही थी, जिससे रेत का रंग और भी सुंदर और चमकदार दिखाई दे रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था मानो यह रेत अभी अभी बनाकर वहां बिछाई गई हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटी हो। यानी लेखक ने रेत पर अपने पैरों से बने निशानों को देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस रेत की एक रूपता पहली बार उसके कदमों के कारण टूटी हो। उसके पैरों के निशान उस शांत और अनछुई रेत पर एक नया परिवर्तन लेकर आए हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई और हल्की सी उदासी भी घिर आई। मतलब इस दृश्य को देखकर लेखक के मन में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। उसे एक रोमांच और सिहरन महसूस हुई। वहीं दूसरी ओर उसके मन में हल्की सी उदासी भी आ गई। यह भावना उस शांत वातावरण और डूबते हुए सूर्य की दृश्य में उत्पन्न हुई।
आगे लिखा है कि सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढूल आया, पर वह रंग इतना जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। मतलब अब सूर्य समुद्र की सतह को छूने लगा था। उसकी किरणों के कारण पानी पर दूर दूर तक सुनहरा रंग फैल गया था। लेकिन सूर्यास्त के समय रंग बहुत तेजी से बदल रहे थे, इसीलिए किसी एक रंग को पहचान कर उसका नाम देना कठिन था, क्योंकि हर पल दृश्य का रंग बदल रहा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था मानो सूर्य असहाय होकर समुद्र में डूब गया हो। जब समुद्र पूरी तरह डूबने लगा तब पानी का फैला सुनहरा रंग बदलकर गहरे लाल रंग में बदल गया। लेखक ने इस लाल रंग की तुलना बहते हुए लहू से, बहते हुए खून से की है। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेचनी और बैंगनी से काला पड़ गया। बैंगनी का मतलब यहाँ पे बैंगनी से, कि थोड़ी देर बाद लाल रंग भी बदलने लगा। पहले वह बैंगनी रंग में बदला और फिर धीरे धीरे काला दिखाई देने लगा। यह सूर्यास्त के बाद बढ़ते अंधेरे के बारे में है। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी। मतलब लेखक ने पीछे मुड़कर देखा तो नारियल के पेड़ और उनकी टहनियां पहले की तरह हवा में हिल रही थी। हवा भी पहले की तरह चल रही थी, लेकिन अब चारों ओर अंधेरा फैल चुका था, इसीलिए पूरा दृश्य मानो काली स्याही से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। अंधेरे में नारियल के पेड़ के झुरमुट यानी पेड़ों का झुंड काले दिखाई देने लगे थे। हवा के कारण उनकी डालियां हिल रही थी। लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वह झुरमुट यानी पेड़ों की जो झुंड है किसी दुख या बेचैनी से सिर पीट रही हो और हाथ पैर पटक रही हो। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ तो कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। मतलब इस पूरे दृश्य का लेखक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और भावनाओं से भरकर कभी नारियल के झुरमुटों की ओर तो कभी समुद्र की ओर देखने लगा। उसकी मुट्ठियां का बार बार भींचना और खोलना उसके मन में चल रही गहरी अनुभूतियों और बेचैनी को दर्शाता है। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। कहने का मतलब है कि सूर्यास्त और प्रकृति के दृश्य में खोए हुए लेखक को अचानक याद आया कि उसे वापस भी लौटना है। यह सोचते ही उसके मन में घबराहट पैदा हो गई और शरीर में कपकपी दौड़ गई। जब उसने दूर सैंड हिल की ओर देखा तो अंधेरे के कारण वहां मौजूद लोग और वस्तुएं केवल धुंधले रंगों के रूप में दिखाई दे रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर इतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मैंने और उन रंगों के बीच स्याही पड़ती रेत के कितने ही टीले देखे। मतलब लेखक ने दूर दिखाई देने वाले रंगों और आकृतियों को पहचानने का प्रयास किया, लेकिन दूरी और बढ़ते अंधेरे के कारण यह संभव नहीं था। उसके और सैंड हिल के बीच रेत के कई टीले भी थे जो अंधेरे में काले दिखाई देने लगे थे। मन में डर समाने लगा था कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीले को पार कर सकूंगा। यानी अब लेखक के मन में चिंता और डर बढ़ने लगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी लगा कि नहीं, उस रास्ते में जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। यानी लेखक ने सैंड हिल की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता सुरक्षित नहीं है। अंधेरे और रेत के टीलों के कारण रास्ता भटकने का खतरा था, इसीलिए उसने उस दिशा में आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। इसीलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैंप होटल के सामने तक ले जाएगा।
यानी अंत में लेखक ने फैसला लिया कि रेत के टीले के बीच जाने के बजाय समुद्र तट के रास्ते लौटना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। उसे विश्वास था कि समुद्र तट का रास्ता सीधे उसे कैंप होटल के सामने तक पहुंचा देगा, जिससे उसे भटकने की संभावना नहीं रहेगी। निर्णय तुरंत करना था, इसीलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। मतलब लेखक को जल्द ही फैसला लेना था, इसीलिए उसने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और रेत पर बैठकर नीचे समुद्र तट की ओर फिसल गया। तट पर पहुंचने के बाद वह कुछ समय के लिए अंधेरे और वापस लौटने की चिंता भूल गया। इसका कारण वहां की रेत थी, जिसने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, काली, पीली और लाल, मगर जैसा रंग उस रेत में था वैसा मैंने पहले कभी कहीं भी रेत में नहीं देखा था। मतलब लेखक ने पहले भी कई समुद्र तटों पर अलग अलग रंगों की रेत देखी थी, जैसे नाम बताए हैं सुरमई, खाकी, पीली और लाल। लेकिन कन्याकुमारी के तट की रेत के रंग बिल्कुल अलग और अनोखे थे। उसने ऐसे रंग पहले कभी किसी समुद्र तट की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। मतलब रेत में इतने अलग अलग रंग थे कि उनमें कई रंगों का नाम भी नहीं बताया जा सकता था। थोड़ी थोड़ी दूर पर रंग बदलते जाते थे। हर रंग के भीतर कई दूसरे रंगों की झलक दिखाई दे रही थी, जिससे रेत और भी आकर्षक लग रही थी। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितने तरह से अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सभी वहां थे, और उनके अतिरिक्त बहुत से रंग थे। मतलब लेखक रेत के रंगों की सुंदरता को बताने के लिए कल्पना कर रही हैं कि यदि काले बादलों और गहरी लाल आंधी के रंगों को मिलाकर रेत बनाई जाए तो जितनी भी रंगों के मिक्सचर बन सकती हैं वे सभी उस रेत में दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन रंगों के अलावा भी अनोखे रंग वहां मौजूद थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत और हाथ में लेकर देखा। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों ने नहीं छू सका उससे उन्हें पैरों से मसल दिया। मतलब लेखक उन रंगों से इतना प्रभावित था कि उसने अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में उठाकर ध्यान से देखा, फिर उसे हाथों में मसल कर नीचे गिरा दिया। जिन रंगों तक वह हाथों से नहीं पहुंच सका उन्हें उसने पैरों से छूकर और महसूस करके देखने की कोशिश की। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। मतलब रेत के अनोखे रंग लेखक को इतने अच्छे लगे कि उसका मन हुआ कि हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास इकट्ठी कर ले, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था, इसीलिए उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। मतलब अंत में लेखक ने सोचा कि वह किसी दिन फिर यहाँ आएगा और इस रंग बिरंगी रेत को इकट्ठा करेगा, लेकिन उस समय उसे वहां से जाना पड़ा। अपनी इच्छा पूरी ना कर पाने के कारण वह थोड़ा उदास हो गया और आगे की ओर चल पड़ा। आगे लिखा है कि समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। मतलब समुद्र का पानी लगातार बढ़ रहा था और समुद्र तट की जगह कम होती जा रही थी। जब एक लहर आकर लेखक के पैरों को भिगो गई तब लेखक अचानक महसूस करता है कि वह खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए वह अब तेजी आगे बढ़ने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्द ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। मतलब अब यहाँ पर डर बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है लेखक के लिए। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते पर ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मतलब लेखक ने एक बार यह विचार किया कि वह रेत के
ऊंचे हिस्सों से ऊपर चला जाए, लेकिन अंधेरे में काली दिखाई दे रही वह ऊंची ऊंची रेत की ढेर एक दीवार की तरह खड़ी थी, इसीलिए उस रास्ते ऊपर चढ़ना लगभग असंभव लग रहा था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। दो एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथों में ले लिया। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे स्थिति कठिन होती गई, लेखक के मन में डर भी बढ़ता गया। अब वह केवल चल नहीं रहा था बल्कि दौड़ने लगा था। समुद्र की ओर लहरें उसके पैरों पर पहुंच रही थी। तेजी से चलने और खुद को बचाने के लिए अब उसने अपने जूते उतारकर हाथों में ले लिए थे। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। मतलब एक बड़ी लहर को देखकर लेखक को लगा कि वह उसके साथ उसे वह लहर बहा कर ले जाएगी, इसीलिए वह उसे बचने के लिए बहुत तेजी से दौड़ा। इस वाक्य से लेखक के मन का डर और घबराहट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई पर ज्यादा चोट नहीं लगी। यानी दौड़ते समय लेखक के सामने एक ऊंची चट्टान आ गई, रेत की चट्टान। उसने समय रहते खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर से उसकी बाहों पर हल्की सी खरोंचें आ गई। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी से में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मतलब लेखक के सामने जो चट्टान थी वह समुद्र के पानी के अंदर तक फैली हुई थी। अगर उसे आगे जाना था तो पानी में उतरकर उस चट्टान को पार करना पड़ता, लेकिन उस समय लेखक पहले से ही डरा हुआ था, इसीलिए वह पानी में कदम रखने का साहस नहीं कर पाया। मैं चट्टान की नोके पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। कहने का मतलब है कि पानी में उतरने की बजाय लेखक ने चट्टान की उभरी हुई नोकों पर सावधानी से पैर रखा और किसी तरह चट्टानों के ऊपर चढ़ गया। उसे लगा कि नीचे पानी के पास खड़े रहने की तुलना में चट्टान के ऊपर रहना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। पर ऊपर पहुंचकर लगा कि जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। जब लेखक चट्टान के ऊपर पहुंचा तो उसे एकदम अलग स्थिति दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वह बेकार ही इतना डर गया था और उसके साथ कोई मजाक हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए आगे जानते हैं। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। मतलब चट्टान के दूसरी ओर पहुंचकर लेखक ने देखा कि वहां समुद्र तट का काफी बड़ा और खुला हिस्सा मौजूद था। वहां लगभग 100 फुट यानी बहुत दूरी तक खुला हुआ एक तट फैला हुआ था और उस तट में कई लोग आराम से घूम रहे थे। इससे पता चलता है कि वहां कोई खतरा नहीं था। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना हुआ था। लेखक ने यह भी देखा कि वहां से ऊपर सड़क तक जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ था, यानी लोगों के आने जाने की पूरी व्यवस्था थी एक तरफ। मन में डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। यानी अब लेखक का सारा डर दूर हो चुका था। जब उसे पता चला कि आगे सुरक्षित रास्ता है और लोग भी मौजूद हैं तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसका मन हल्का हो गया और वह निश्चिंत होकर चट्टान से नीचे उतर गया। रात कैंप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ स्याही लकीरें, एक पौधे की टहनी, नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मुर्दिम सी रोशनी। मतलब यहाँ लेखक रात के समय कैंप होटल के लॉन का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। कह रहा है कि चारों ओर अंधेरा है। हिंद महासागर की पृष्ठभूमि में एक पौधों की टहनियाँ काली लकीरों की तरह दिखाई दे रही हैं। नीचे सड़क पर एक व्यक्ति टॉर्च जलाते और बुझाते हुए जा रहा है। दूर दक्षिण पूर्व दिशा में एक जहाज की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है जो रात के शांत वातावरण की ओर प्रभावशाली बन रही है। सूर्योदय। हम 8 आदमी विवेक आनंद चट्टान पर बैठे थे। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर वहां जहां बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मतलब अब दृश्य सुबह का है। लेखक सहित कुल 8 लोग विवेक आनंद चट्टान पर बैठे हुए थे। यह चट्टान समुद्र के बीच तट से लगभग 100 से 125 गज दूर थी। यह वह स्थान था जहां बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती थी।
मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 नवयुवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहां लाए थे। मतलब लेखक ने के साथ कन्याकुमारी के 3 युवक थे वहां पर। उनमें से एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था। इसके अलावा 4 मल्लाह भी थे, जिन्होंने अपनी छोटी सी मछुआरे वाली नावों में बैठकर उन सबको विवेकानंद चट्टान तक पहुंचाया था। नाव क्या थी? रबड़ पैड के 3 तनों को साथ साथ जोड़कर लिया गया बस। मतलब लेखक यहां बताता है कि वह कोई सामान्य नाव नहीं थी जिस पर वो बैठकर यहां आए थे। वह केवल रबड़ के पेड़ के 3 तनों को जोड़कर बनाई गई थी। इससे पता चलता है कि नाव बहुत साधारण और छोटी थी। नीचे एक नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ ला रहे थे। तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी। अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढक रखना चाहा था। मतलब जब मल्लाह नाव को नुकीली चट्टानों की ओर ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब लेखक को डर लग रहा था, लेकिन वह अपने डर को प्रकट नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह आसमान की ओर देखने लगा और ऐसा देखने की कोशिश करने लगा जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हो। इस प्रकार वह अपने डर को छिपाने का कोशिश कर रहा था। पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों के में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी हल्के हल्के कांप रही थी। मतलब हालांकि लेखक ने यात्रा के दौरान अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन चट्टान पर पहुंचने के बाद उसका डर स्पष्ट हो गया, साफ हो गया, क्योंकि उसकी टांगें हल्की हल्की कांप रही थी। लेखक की टांगें हल्की हल्की कांप रही थी। इससे पता चलता है कि समुद्र की ऊंची लहरों और खतरनाक रास्तों ने उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 क्षितिज नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। मतलब विवेकानंद चट्टान पर बैठे हुए एक ग्रेजुएट नवयुवक लेखक को कन्याकुमारी की स्थिति के बारे में बता रहा था। वह कहता है कि लगभग 8,000 की आबादी वाले कन्याकुमारी में 400-500 क्षितिज युवक बेरोजगार हैं। इनमें लगभग 100 युवक ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। उनका मुख्य धंधा है नौकरी के लिए अर्जी देना और बैठकर आपस में बहस करना। मतलब वह युवक व्यंग्यपूर्ण ढंग से, मजाकिया ढंग से कहता है कि बेरोजगार युवकों का मुख्य काम नौकरी के लिए आवेदन भेजना और खाली समय में आपस में अलग अलग विषयों पर चर्चा करना या बहस करना है। वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता था। जिस दूसरे नवयुवक भी उसी तरह छोटे मोटे काम करते थे। मतलब वह ग्रेजुएट युवक जो लेखक से बात कर रहा था, वह सब फोटो एल्बम बेचकर अपना गुजारा करता था। इसी तरह दूसरे युवक भी छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी शिक्षा के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही थी। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, वह कह रहा था। मतलब यहाँ युवक अपने जीवन की स्थिति को हल्के मजाकिया ढंग के साथ बताता है। उसका कहना है कि वे लोग साधारण जीवन बिताते हैं, सीपियों का गूदा खाते हैं। सीपियाँ यानी समुद्र से निकलने वाली एक तरीके की मतलब खाने की चीज़, और खाली समय में दार्शनिक विषयों पर चर्चा और बहस करते रहते थे। इस चट्टान में इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मतलब युवक का कहना है कि विवेकानंद चट्टान उन्हें प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी इस जगह से उन्हें मानसिक शक्ति और उत्साह प्राप्त होता है, जिससे वे अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। यानी यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए उस नवयुवक ने वहीं से एक सीपी उठाई, उसे तोड़ा और खोला और उसके अंदर जो गूदा था उसे खाकर लेखक को दिखाया। इससे लेखक को उसके जीवन और वहाँ के लोगों की दिनचर्या का वास्तविक अनुभव हुआ। आगे पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याही चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था। मतलब सूर्योदय के समय आकाश और समुद्र के अंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे थे। समुद्र में बिखरी हुई काली चट्टानों के पीछे से सूर्य धीरे धीरे निकल रहा था। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो छोटे छोटे द्वीपों के बीच से सूर्य उदय हो रहा हो।
घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देखने के लिए एकत्रित थे। घाट के से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमान को सूर्य उदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। मतलब घाट पर बहुत से लोग धार्मिक भावना से उगते हुए सूर्य की आस्था के लिए, मतलब प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट हाउस गेस्ट हाउस के कर्मचारी सरकारी मेहमानों को सूर्य उदय देखते समय कॉफ़ी परोस रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियां उन्हीं अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनोक्यूलर से सूर्य दर्शन। कहने का मतलब है दो स्थानीय युवतियां यानी वहीं की रहने वाली दो महिलाएं अपनी टोकरियों में रखे शंख और मालाएं वहां पर आने वाले पर्यटकों को दिखा रही थी, यानी उन्हें बेच रही थी। वही मेहमान एक साथ दो काम कर रहे थे। वे मालाओं की कीमत तय कर रहे थे, यानी उन युवतियों से मालाएं खरीद रहे थे और साथ ही दूरबीन से, बाइनोक्यूलर यानी दूरबीन से सूर्योदय का दृश्य भी देख रहे थे। मेरा साथी अब मुहल्ले के हिसाब से मुझे बेकरी के आंकड़े बता रहा था। मतलब लेखक का साथी कन्याकुमारी से अलग अलग मोहल्ले में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा था। वह बेरोजगार लोगों की संख्या बता रहा था। बहुत से कड़ल काल हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या, सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से बेलाग। मतलब हमारे आसपास बहुत से कडल कार्ड यानी समुद्री पक्षी तैर रहे थे। उन्हें ना तो वहाँ की बेरोजगारी की समस्या से कोई मतलब था और ना ही सूर्योदय की सुंदरता से। वे अपनी ही दुनिया में मग्न थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। कहने का मतलब है कि कन्याकुमारी मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी और घंटियों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों का एक समूह श्रद्धा से मंदिर की दीवारों के पास रुककर प्रणाम कर रहा था। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के नीचे हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कंडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। अर्थ इन पंक्तियों का कि सूर्य उदय देखने के बाद सरकारी मेहमान वापस गेस्ट हाउस की ओर जा रहे थे। हल्की धूप में समुद्र में चल रही नावों के पाल और कड़ का पक्षियां के पंख एक समान चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। आखिरी पंक्ति, मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था। मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बार 9:40 पर चौथी। कहने का अर्थ है इन पंक्तियों का, आखिरी पंक्तियों का, कि लेखक अभी भी समुद्र के बीच स्थित चट्टान और किनारों के बीच की दूरी का अनुमान लगा रहा था। साथ ही वह अपने मन में बसों का समय याद कर रहा था। इससे पता चलता है कि सुंदर प्राकृतिक दृश्य के बीच भी उसके मन के आगे की यात्रा और समय की चिंता बनी हुई थी। तो ये पार्ट आज यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।